कोरियन ग्लास स्किन ये क्या है मैम, और क्या ये हमारे लिए है? कोरियन स्किन एक ऐसा एथनिक प्लेस है कोरिया जहाँ पर मेलानिन कम होता है लोगों में। जेंजी के लिए आप क्या कहने चाहेंगी? क्या उनको इतनी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जितने वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं है मैम। इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं जी। स्किन इन्फ्लुएंसर्स से, स्किन इन्फ्लुएंस हो रही है। क्या स्किन के लिए नींद इतनी ज़रूरी है? मैम, नींद से सेल्स रिपेयर होते हैं बॉडी के। अगर आपकी डीप स्लीप है, नींद अच्छी आ रही है, तो आपके सेल्स रिपेयर होंगे। जेंजी को बस इतना करना चाहिए तो वो स्किन की जेन- प्रॉब्लम से बचेगा। सिरम्स आजकल ट्रेंड है, बट कुछ टाइम पहले सिरम्स की ज़रूरत नहीं थी, तब भी हाँ। स्किन ग्लो करती थी। जेंजी का मैं देख रही हूँ कि डैंड्रफ जो आ जाता है तो वो भी उन्हें प्रॉब्लम फिलर्स की एंड बोटॉक्स की। क्या मैम, जेंजी को भी प्रॉब्लम? डर्मेटोलॉजिस्ट को डिसाइड करना चाहिए, उसे खुद चूज़ करना चाहिए, एंड दैट डॉक्टर शुड बी वेरी चूज़ी कि हाँ, इसमें ज़रूरत है इस चीज़ की। बोटॉक्स सही नहीं है, कुछ भी इस तरह का निडल से डालना या फिलर्स डालना, और ये सब सही नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। मास्क फेस बन जाता है, वो एक्स्ट्रा बोटॉक्स करने पे बनता है। मलाजमा जनरली आ जाता है कुछ लोगों Yes, को, तो ये क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है, क्यों आता है? दोस्तों नमस्ते, मैं पारुल। स्वागत है आपका हमारे स्किन केयर के जो दूसरे सेगमेंट में। और आपको याद होगा पहले सेगमेंट में हमने बात की थी डॉक्टर शिवांगी सिंह से, वो हमारे साथ बनी हुई हैं। तो उनसे अब हम बात करने वाले हैं कि 40 से लेके और फिर आगे 50-60s और आगे तक आपका स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए, और क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उस एज में आमतौर पर आती हैं, बालों को लेकर भी और स्किन को लेकर भी। और क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी 30s 40s में ही ऐसा कुछ करें कि हम 50s 60s में भी हमारी जो है स्किन ग्लो करती रहे और अच्छी दिखे और रिंकल्स कम से कम दिखाई दें। तो ये बात करते हैं। डॉक्टर शिवांगी, आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू मैम। बहुत इम्पॉर्टेंट है मैम कि अगर आप एक टर्म है मैम, प्रीजुविनेशन, जी। जिसका मतलब है कि आप एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स को इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, 25 के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं कि 30s 40s तक आप उस एज से भी यंग लगे, और 30 40s तक आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे ये रूटीन फॉलो करना है ताकि 50s 60s में मैं अच्छी दिखूं, आई फील स्टिल यंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोलैजेंस, आजकल जो कोलैजेंस इनटेक हम करवाते हैं पेशेंट्स को, तो हम बोलते हैं पेशेंट को कि यू कैन स्टार्ट द कोलैजन एट द एज ऑफ लाइक लेट 20s, 29 30 की एज में आप कोलैजन लेना शुरू कर दो। 3 months तक यू कैन टेक डेली, एंड देन यू गिव इट अ गैप, देन अगेन आफ्टर 3 months 1 or 2 month अगेन। मतलब कोलैजन को आप जितना लेते रहेंगे, आपका स्किन, कोलैजन जो है, इलास्टिन कोलैजन फाइबर्स हैं, वो यंग बने रहेंगे, तो यू विल लुक यंगर दैन योर एज। इसके अलावा, कोलैजेंस के अलावा, नाउ देयर आर, अगेन आई टेल माई पेशेंट टू हैव एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रीक्वेंटली। आप एंटीऑक्सीडेंट्स ज़रूर लें, साल में 2-3 months तो डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट्स लें। अच्छा। देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में बहुत रिपेयर बहुत अच्छा करते हैं, यू लुक यंगर। ओमेगा फैटी एसिड्स लें। तो ये सप्लीमेंट्स, विटामिन डी, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें आजकल मैं देख रही हूँ। B12 मोस्टली 30s से के बाद से B12 और विटामिन डी कम होता चला जाता है, तो ये 2 चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करती है। लाइक विटामिन डी इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिपेयर, B12 is important for like nervous system, then your everything like hair fall, biotin भी कम होता जाता है। बायोटिन किस लिए इम्पॉर्टेंट है? नेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, हेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बायोटिन सप्लीमेंट्स लें, तो सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं। इसके अलावा सनस्क्रीन। अब आती है बात कि आप जैसे ही 30-40 के होते हो, आपको मिलाज्मा, मतलब पिगमेंटेशन, रिंकल्स, सैगीनेस, डिहाइड्रेटेड स्किन, ये सब शुरू होने लगता है। तो इसमें फिर सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए आपको सनस्क्रीन तो हमेशा ही लगानी चाहिए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं। वो सनस्क्रीन का टाइप मैंने बता दिया ऑलरेडी कि इस एज में आप ये सनस्क्रीन यूज़ करो। तो सनस्क्रीन एंटी एजिंग काम भी करती है।
देन आते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि 30-40 में शुरू कर देने चाहिए। सनस्क्रीन घर के अंदर भी लगानी चाहिए? यस मैम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिथ है कि घर के अंदर सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए, और काफ़ी पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैम घर पे क्यों लगाना। यूवीए लाइट, यूवीए जो है वो इंडोर्स भी आती है, कार के अंदर भी होती है। ये जो लाइट्स हैं इनसे भी आपको ब्लू लाइट और यूवीए लाइट मिल रही है। क्लाउडी वेदर है तो भी यूवीए लाइट मिल रही है, कोल्ड वेदर है तो भी यूवीए लाइट आपको मिल रही है। तो सनस्क्रीन मस्ट है, चाहे आप घर पे हैं, बाहर हैं, कार में हैं, कहीं पर भी हैं, सनस्क्रीन जरूर लगाएं। ओके, अब आप जो बता रहे थे। सो मैम, सनस्क्रीन इम्पॉर्टेंट है। देन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड्स, देन AHA, BHA। AHA में आता है आपका लैक्टिक एसिड्स वगैरह आते हैं। देन BHA में सैलिसिलिक एसिड आता है। नाउ सैलिसिलिक एसिड इज फॉर एक्ने पीपल। AHAs में ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड रिजुविनेशन करता है, तो ये आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। देन रेटिनॉल। रेटिनॉल पे तो मैम एक अलग ही सेगमेंट बन सकता है। रेटिनॉल इज सो इम्पॉर्टेंट आफ्टर द एज ऑफ 30s। इसे रेटिनॉल को आप सीरम फॉर्म में शुरू कर सकते हैं। देन आई हैव सीन पीपल यूजिंग ट्रेटिन क्रीम। इस तरीके की क्रीम्स यूज करते हैं विद अ सैंडविच टेक्निक, कि पहले मॉइस्चराइजर लगाया, फिर थोड़ा सा ट्रेटिनॉइन लगाया, और उसके बाद फिर मॉइस्चराइजर लगाया। दैट इज कॉल्ड एज सैंडविच टेक्निक। ये एक ही बार में लगा लेना होता है फेस पे? हाँ मैम, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, देन थोड़ा सा रेटिनॉल, देन थोड़ा अगेन मॉइस्चराइजर। तो दिस कॉजेज, ये सेल टर्नओवर बढ़ाता है, तो द स्किन लुक्स वेरी ग्लासी, टाइट। पर ये आपको 30s से हफ्ते में 1 दिन करके रेटिनॉल्स 1 से 2 दिन शुरू करने चाहिए। फिर 40s में हफ्ते में 3 दिन कर देने चाहिए, और 50-60 में तो कोशिश करनी चाहिए कि रेटिनॉल यू शुड अप्लाई फ्रीक्वेंटली। ये मेन स्किन के लिए भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा मैम, उन्हें भी करना चाहिए? करना चाहिए। Okay. और इसके अलावा फिर मैम अब आती है बात ट्रीटमेंट्स की। तो जैसे बोटॉक्स है, तो 2 तरीके के रिंकल्स होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। जो डायनेमिक रिंकल्स हैं वो तब बनते हैं जब हम फ्रोन करते हैं या इस तरीके से। स्टैटिक रिंकल्स बनना शुरू होते हैं लेट 30s में, कि आप बैठे हुए हो, आपके फोरहेड लाइंस दिख रही हैं, फ्राउन लाइंस दिख रही हैं, क्रो फीट दिख रहे हैं, बनी लाइंस दिख रही हैं। तो ऐसे में फिर आप बेबी बोटॉक्स शुरू करा दो, मतलब ताकि वो परमानेंट रिंकल्स ना पड़े। तो बेबी बोटॉक्स आप 30s के बाद में शुरू करा दो। फ्रीक्वेंटली मत करो, डोंट मेक इट एन एडिक्शन, बट डेफिनेटली ये आपका रूटीन बन जाना चाहिए, बेबी बोटॉक्स। देन आप साथ में कोलैजन रीबूस्टिंग कर सकते हैं आफ्टर 30s। तो उसके लिए आप ओरल कोलैजन तो आप ले ही रहे हो, साथ में आप माइक्रो नीडलिंग या फिर MNRF या फिर फ्रैक्शनल CO2 लेजर, ये सब कर सकते हैं। फेस पे PRP भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेरा सवाल, हाँ मैम, यस मैम, क्योंकि आपने 2 ट्रीटमेंट बताए, कोलैजन के लिए भी एंड बोटॉक्स के लिए भी, कि वो लाइंस जहाँ बननी स्टार्ट हुई हैं उनको वो रास्ता ही ना दो, एक हल्की बनी है तो फिर बाद में वही गहरी हो जाएगी, है ना? तो उसे वही रोक दो, है ना? यस मैम, यही मिनी बोटॉक्स हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बोटॉक्स सही नहीं है, कुछ भी इस तरह का निडल से डालना या फिलर्स डालना, और ये सब सही नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, और इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, या इनसे बिल्कुल अलग हो जाता है, या इवन कहते हैं कि उस स्माइल बिल्कुल अलग तरह की हो जाती है, और ये है। तो ये मैं जानना चाहूँगी आपसे मैम। वो एक जो मास्क फेस बन जाता है वो एक्स्ट्रा बोटॉक्स करने पे बनता है। अगर आप बेबी बोटॉक्स कराते हो तो यू हैव अ वेरी गुड स्किन, मतलब जब रिंकल बिल्कुल नहीं रहेगा, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, आपको बहुत ज़्यादा बोटॉक्स नहीं डलवाना है, इट शुड बी मिनिमल। तो वो एक इन्हांस करता है लुक्स को, एकदम शाइन करती है स्किन, बिकॉज आई हैव सीन इट इन माई क्लिनिक। बेबी बोटॉक्स कराने पे यू फील वेरी गुड। तो हाँ, अगेन दिस डिपेंड्स कि ये एक्सपर्टीज सिर्फ आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होती है। तो जैसे फिलर्स है, कितना फिलर करना है ये उन्हीं को डिसाइड करने दीजिए। अब आपको चाहिए कि मुझे इस एक्ट्रेस के जैसे दिखना है या ऐसा दिखना है, तो वो आपके फेस के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आपका फेस राउंड है, कैसा है, तो वो डिसाइड करने दीजिए डर्मैट को। लेकिन फिलर्स ये है कि लिप फिलर्स
कराने में यू सी अ लॉट ऑफ रिंकल्स इन द लिप्स, तो लिप फिलर कराते हैं, अगर थोड़ा सा भी लिप फिलर कराते हैं तो बहुत अच्छे लिप्स दिखने लगते हैं, ऐसा भी होता है। फिलर्स अच्छी क्वालिटी के यूज करिए, अपने डर्मैट से बात करिए, बहुत टाइप के फिलर्स आते हैं, आप बेस्ट चूज करिए, कम करवाइए, लेकिन अगर जरूरत है तो कराना चाहिए। और ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स है, ये कोई सर्जरीज नहीं है, दे आर मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स। जरा सी नीडल का यूज है, और वो भी सिर्फ एक इंसुलिन सिरिंज, दैट्स इट। और इसके अलावा फिर फ्रैक्शनल CO2 हो गया, MNRF हो गया, दिस कीप योर स्किन टाइट। हाइफू, नॉन इन्वेजिव में हाइफू एक मशीन होती है जिससे कि आपका नेक लाइंस नहीं पड़ता है, द कॉन्टूरिंग जो आपका स्किन है वो सैग नहीं करता है। So there are other procedures also which are non-invasive and they're good. Now comes facials. जी, मेडी फेशियल्स, मेडिकल फेशियल्स। आप पार्लर ट्रीटमेंट्स प्लीज ना लें, क्योंकि दो चीजें जो उसमें पार्लर ट्रीटमेंट्स में मैंने देखी हैं, पार्लर फेशियल्स में, एक तो ब्लीच का यूज होना या डीटैन का यूज होना, और दूसरा जो वो करते हैं स्टीम देना। ये तीनों चीजें हार्मफुल हैं फॉर लॉन्ग टर्म, तो डेफिनेटली हार्मफुल है। अच्छा, ब्लीच आपको, अगर आप चीक्स वाले एरिया पे ब्लीच करा रहे हो और आपका SPF इतना स्ट्रांग नहीं है, आप बन तो गोरे रहे हो पर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आगे चल के फ्रेकल्स आएंगे, मेलाज्मा बनेगा। तो पार्लर फेशियल्स में आप ये स्टेप्स जो कि इंक्लूडेड होते हैं, तो मैं ये मना करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मेडी फेशियल्स कराओ आप, जिसमें हाइड्रा फेशियल है, ऑक्सीजनो फेशियल है ना, देन देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बन फेशियल है, वैम्पायर फेशियल है। तो ये फेशियल्स, वैम्पायर, यस मैम। सो वैम्पायर फेशियल मैम एक सेलिब्रिटी की वजह से इतना पॉपुलर हो गया, एक सेलिब्रिटी थी फॉरेन की, उनकी वजह से वैम्पायर फेशियल काफ़ी फेमस हुआ। तो थोड़ा इसमें क्या होता है, हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, PRP, दिस इज़ अ PRP फेशियल, जिसमें हम माइक्रो नीडलिंग करते हुए PRP डालते हैं। तो बट अगेन इट इज़ अ गुड फेशियल। Okay. हाँ, इट इज़ अ गुड फेशियल। तो फेशियल्स भी हैं जो आप 30s 40s से शुरू करा सकते हो, 1 महीने 2 महीने में यू कैन गेट दीज डन। अच्छा, यस मैम। सो दिस इज कि मतलब हाँ, 30s 40s में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। हाँ, यस। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है खासकर लेडीज को, क्योंकि यही एज होती है जब वो माँ बनती है, मेलाज्मा जनरली आ जाता है कुछ लोगों को। तो ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्यों आता है? मैम, मेलाज्मा का जो मोटा मोटा मैं रीज़न बताऊंगी, हीट, हॉर्मोन्स, और एक जो स्किन केयर रूटीन है वो सही नहीं है, जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो फेस में, अगर वो गलत हैं। तो आजकल मैम एक क्रीम आती है, बड़ी सस्ती सी होती है, उसको बोलते हैं फेयरनेस क्रीम, जो कि आपका स्टाफ भी यूज़ कर रहा होगा, आपको पता नहीं चलेगा, और उसमें स्टेरॉइड होता है। अच्छा, तो ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम्स हैं जो मार्केट में बिक रही होती हैं फेयरनेस क्रीम के नाम से। ये क्रीम्स मैम इनिशियली तो आपको एकदम कोरियन स्किन जैसा कर देंगी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं बहुत ही बुरे हैं। तो इन क्रीम से बचना है। मेलाज्मा का ये कारण होता है, मेलाज्मा से बचने के लिए लोग जैसे हल्का सा मेलाज्मा आ गया, यही क्रीम यूज करते हैं और फिर वो मेलाज्मा और ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा ये कि हीट, हमने सनस्क्रीन नहीं लगाई, हम गए बाहर निकल गए, मेलाज्मा आ सकता है। पोस्ट प्रेगनेंसी हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से मेलाज्मा आ सकता है। तो मेलाज्मा को प्रिवेंट करने के लिए, हमें प्रिवेंट करने के लिए सनस्क्रीन मस्ट है। ओके, और इसका ट्रीटमेंट मैम, मेलाज्मा का एज सच फ्रैंकली स्पीकिंग कोई मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें बहुत ही कंसिस्टेंसी, हाँ मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए। इनिशियल फेज में अगर मेलाज्मा है तो वो ठीक हो गया है, ठीक कर सकते हैं हम, मैंने भी देखा इनिशियल फेज के मेलाज्मा को मैंने ठीक किया है। लेकिन हाँ, अगर वो टफ डीप डर्मल मेलाज्मा है तो फिर उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, टॉपिकल से लगाकर Q-switch लेजर और बहुत सारी चीज़ें हैं। देन देयर आर वेरी कॉस्टली पील्स ऑल्सो, कुछ पील्स हैं जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन मेलाज्मा। बट अगेन ये कहना कि मेलाज्मा ठीक हो जाएगा, कोई नहीं बता सकता कि मेलाज्मा को ठीक करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैनेज हो सकता है, मैनेज हो सकता है। यस मैम। ओके,
आपने अभी जो बातें की हैं और उसमें जो ट्रीटमेंट्स की बात की है, मैं उस पे फिर से आना चाहती हूँ। अ, आप कितना देखती हैं अपने पेशेंट्स के लिए कि क्या इसके सच में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं? मैम साइड इफ़ेक्ट स्किन टाइप पे डिपेंड करता है कि अगर स्किन सेंसिटिव है, हुँ, हुँ। ड्राई है, हुँ, हुँ। कॉम्बिनेशन स्किन है, एक्ने प्रोन है, रोज़ेशिया है स्किन में, तो किस तरीके का ट्रीटमेंट करना है? अगर ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट बता रहे हैं तो डेफ़िनिटली वो हेल्प करता है। पर अगर साइड इफ़ेक्ट हुआ भी है तो आप अपने डर्मेट के कॉन्टैक्ट में रहो, वो उसे ठीक कर ले जाएँगे। हुँ, हाँ, मतलब ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है कि बहुत कोई ब्लंडर हो गया, हुँ, थोड़ा बहुत इरिटेशन हो सकती है, पर्जिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, तो उसके लिए डर्मेट विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। हुँ, वो हुँ, क्रीम्स और टैबलेट्स वो सब अपनी रेडी रखते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है, वैसे होता नहीं है मैम, वी गाइड देम वेरी नाइसली कि पोस्ट फेशियल या पोस्ट ट्रीटमेंट क्या आपको रूटीन फॉलो करना है नेक्स्ट 7 डेज, पोस्ट लेजर हेयर रिडक्शन क्या रूटीन फॉलो करना है, ये सब हम पेशेंट को पहले से ही बता देते हैं। ओके। तो अगर कुछ लोगों में हेयर के बारे में जैसे अभी आपने बात की, तो मैं पहले सर के बालों के बारे में बात करना यस चाहती मैम। हूँ, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है एक एज के बाद आके ना वो हल्के हो जाते हैं, है ना? या बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं बाल, या फिर ये वाला एरिया यहाँ थिनिंग, से हेयर कम थिनिंग। होने लगते यस हैं, मैम। स्ट्रेंथ कम हो हुँ, जाती है। हुँ। तो ये क्यों होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? मैम सबसे ज़्यादा तो आजकल जो पार्लर ट्रीटमेंट्स हैं वो डैमेज कर रहे हैं हेयर्स को। अच्छा। आप जाते हो पार्लर, मुझे लगता है कि आपको डेफ़िनिटली वो सजेस्ट करते हैं केराटिन कराओ, बोटॉक्स हाँ, वो कराओ। तो जाते मैम बाल बहुत रूखे हो रहे यस, हैं, यस, बहुत दिन हो गए क्या आपने यस, ट्रीटमेंट नहीं यस। ली? तो उसमें हमें उस वक़्त तो जब वो ट्रीटमेंट कर देते थे, बहुत अच्छा लगता है कि कुछ रिज़ल्ट आ गया, हम बार-बार आएँगे, यही कराएँगे, शायद असर हो जाए। हुँ, पर मैम अंदर से प्रॉब्लम है। अंदर हुँ, से ये प्रॉब्लम है कि आपने स्टोर नहीं किया हुआ है बायोटिन को, कोलेजन को, हुँ, केराटिन को, हुँ, और साथ में यहाँ प्रॉब्लम और एक्यूआई भी एक फैक्टर है। हुँ, फिज़िकल फैक्टर्स भी हैं कि हुँ, हुँ, अगर आपका हार्ड वाटर है तो प्रॉब्लम आती है ड्राइनेस की, ब्रिटलनेस की। हुँ, फिर एक्यूआई की वजह से एकदम सडन देयर आर चेंजेस कि सडन हेयर फॉल शुरू हो सकता है। देन फिर जैसे-जैसे एज आती है, बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। थायराइड का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, हाइपरटेंशन, ये सारे भी एक फैक्टर्स हैं कि जो हेयर शेडिंग को इंक्रीज़ कर देते हैं। हेयर अच्छा। साइकिल में जो हेयर शेडिंग फेज़ होती है, दैट इज़ हुँ, टीलोजन फेज़। हुँ, तो उससे फिर जब बाल झड़ता है, तो हमें ये नहीं पता होता अब हमें रिपेयर कैसे करना है। हुँ, हुँ, अगर आप उसे रिपेयर कर ले जाओ, 3 टू 6 मंथ हुँ, आप बायोटिन ले लो, हुँ, सीरम्स लगा लो अच्छे। हुँ, हुँ, अगेन सीरम्स जो हुँ, डॉक्टर बताते हैं वही सीरम्स यूज़ करें आप। खुद मार्केट से लेके वो एडवर्टाइज़मेंट चल रहा है उससे हम ले लें, नहीं, ये नहीं करें। हुँ, 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 और इसके अलावा जो शैम्पू कंडीशनर हैं वो पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री हुँ, आप यूज़ करो। हुँ, हुँ, देन अगर डैंड्रफ है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, माइल्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करो। हुँ, और अब हेयर थिनिंग जो हो रही है, इसके लिए हम कोलेजन एंड बायोटिन सप्लीमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म देते हैं, ज़िंक वगैरह, सेलेनियम वगैरह। प्लस हम पेशेंट को बोलते हैं कि अब अगर बालों को हम बहुत ज़्यादा पतले, अगर हेयर लॉस हो रहा है तो हेयर लॉस सप्लीमेंट से या उससे इम्प्रूव हो जाता है। जी। बट अगर लॉस हेयर फॉल प्रिवेंट हो सकता है, हेयर लॉस और हेयर थिनिंग के लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट्स हैं मैम। अच्छा, आप उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स हैं? उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स हैं मैम, जैसे ओके। पीआरपी हो गया, देन मीज़ोथेरेपीज़ हो गए, हाँ, देन एक्सोसोम थेरेपीज़ आ गई हैं हाँ, मार्केट में। सो ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अच्छा, आए हैं जो ओके, कि बालों को थोड़ा बेटर कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो प्रॉब्लम हो रही है। बट अगेन मैं यही बोलूँगी कि जो आप ये जी, ट्रीटमेंट करते रहते हो, ब्लो ड्राई कर रहे हो रेगुलरली, पर्मिंग कर रहे हो, उसके अलावा वो हेयर नुकसान की कलर्स चीज़ें यूज़ कर हैं। रहे हो, हुँ, मार्केट से कोई भी कलर उठाया, बालों में लगा लिया, हुँ, ग्रेइंग के लिए, ग्रेइंग को हुँ, छुपाने के लिए। हुँ, नहीं, आप एक बार डर्मेट से मिल लो, एक पूरा प्रॉपर रूटीन ठीक। बनवा लो हेयर केयर का, दैट इज़ द बेस्ट। डॉक्टर, लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारी लड़कियाँ कराती हैं, तो क्या ये सही है फुल बॉडी के लिए या कहीं भी, किस तरीके से और कैसे होता है? क्या पेनफुल होता है? और वही मेरा सेम क्वेश्चन, साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है कुछ? मैम लेज़र हेयर रिडक्शन आज के टाइम पे इतना कॉमन हो गया है कि मतलब नाउ द पार्लर्स आर आल्सो कीपिंग गुड मशीन्स, है ना? तो
इट्स नॉट पेनफुल, प्रिकी होता है, प्रिकी Pricky, सेंसेशन होता है, बट पेनफुल नहीं होता है। और फुल बॉडी करा सकते हैं, बट हाँ डिपेंड करता है, हम चेक करते हैं हेयर्स कि अगर कोर्स, जितना कोर्स हेयर होगा उतना अच्छा लेज़र हेयर रिडक्शन का रिजल्ट होगा, जितना फाइन हेयर होगा उतना लेज़र हेयर रिडक्शन लंबा चलेगा। तो आर्म, हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, अंडर आर्म्स हो गए, बिकिनी एरिया हो गया, तो यहाँ पर लेज़र हेयर रिडक्शन अच्छा काम करता है। जी। चिन एरिया, हिर्सुटिज्म हो गया, उसमें भी लेज़र हेयर रिडक्शन अच्छा काम करता है। अच्छी मशीन से करवाइए, 6 to 8 सेशंस लगते हैं, एंड देन टचअप्स की ज़रूरत डिपेंड करता है बाद में, रिजल्ट्स के बाद में, कि अगर टचअप की ज़रूरत है तो साल में 2 से 3 टचअप्स भी ले सकते करा हैं। सकते यस मैम। हैं। फेस के लिए भी इतना ही लगता है, मान लो किसी को अपने अपर लिप एंड चिन के Yes. लिए या आईब्रोज के लिए Yes, कराना yes. है तो कितनी सेटिंग चाहिए होती है? अपर लिप एंड चिन जो है मैम वो हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है, तो उसमें फिर 6 to 8 सेशंस तक जाते हैं, और उसके बाद टचअप्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये अच्छा, हार्मोनल है। टचअप कितने टाइम में? 3 मंथ्स के गैप पे आप टचअप ले सकते हो। तो आपने एक बार रिमूवल करा लिया और उसके हम्म। बाद हर 3 महीने बाद आपको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता कि बस गए खत्म? बहुत फाइन हो जाते हैं मैम, अच्छा, ना के बराबर हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। सो बेसिकली यही है, इट्स नॉट रिमूवल, इट इज रिडक्शन। रिडक्शन। यस, ओके। लेजर हेयर रिडक्शन, रिडक्शन इट है, इज समझ नेवर। जाना चाहिए ये सुन के, ऐसे पूछना नहीं चाहिए गंवारा। यहाँ पे आपसे एक और बात जानना चाहूँगी, आप खुद एक मॉम हैं और जब लड़कियाँ मॉम बनती हैं तो उसके बाद सबसे ज़्यादा उनको अपने लुक्स के बारे में बहुत केयर का हो जाता है और बहुत परेशान भी रहती हैं। तो आपके जैसे स्किन एक मॉम बनने के बाद पानी हो किसी को तो क्या उनको करना चाहिए? मैम, मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज करें, और डाइट पे, एक्सरसाइज पे ज़रूर ध्यान दें, बिकॉज आई हैव सीन कि I too suffered from weight gain, and I too had a lot of problems, issues, hair fall and everything. But पैनिक नहीं करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, यू शुड नेवर पैनिक एंड यू शुड नेवर टेक अ रॉन्ग डिसीजन, है ना। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना है। स्किन के लिए मिनिमल स्किन केयर रूटीन जो आपको सूट कर रहा है, जैसे मुझे भी बहुत सारी प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं। अच्छा। मुझे सनस्क्रीन सूट करती है, तो वो भी एक ही ब्रांड सनस्क्रीन का सूट करता है। रेटिनॉल मैं यूज़ करती हूँ हफ्ते में 2 दिन, तो वो मैं जो रेटिनॉल मुझे सूट करता है मैं उसमें चेंज नहीं लाती हूँ, बिकॉज अगेन आई हैव वेरी सेंसिटिव स्किन, तो पर्जिंग होनी शुरू हो जाती है। बाहर का खाना खा लेती हूँ तो एक्ने आना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द थिंग यू शुड नो कि आपसे ज़्यादा बेटर आपको कोई नहीं जानता है, और आप ही अपना ट्रीटमेंट समझ सकते हो कि मुझे अगर डॉक्टर ने ये बोला है कि ये नहीं करना है, तो जैसे एक्सरसाइज है, 20 मिनट्स की एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए। अच्छा। 10 मिनट्स का योगा सबको करना चाहिए। और डाइट में जो हम बचपन से खाते आए हैं, मम्मी के हाथ का बना खाना, वो ही खाना कोशिश करें कि हम रोज खाएं। बाहर का खाना, उसे हाँ, आप खुद बनाए उसे, मम्मी से ना बनवाएं। मम्मी से नहीं बनवाए बिल्कुल, लेकिन जो मम्मी ने जो बताया है कि ये खाना है, वो ही आप अपनी डाइट में रखें, क्योंकि आई नो कि आज की एज में सब बाहर चले जाते हैं, हॉस्टल लाइफ है, खाना बहुत मुश्किल होता है कि माँ के हाथ के जैसा खाना मिले। पर कोशिश करें कि अगर आप बाहर हैं तो स्प्राउट्स, फ्रूट्स और जो बेसिक हेल्थ के लिए जो ज़रूरी है वो अपना बाहर भी आप अपना रेडी रखें, जैसे कि स्प्राउट्स एंड अगेन आई सेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेते रहें। और साथ में योगा, मेडिटेशन, ये बताया मैंने, खाना मैंने बता दिया, प्लस ओकेजनली अब जैसे किसी को भी बोल दो कि डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दो, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, मैम कैल्शियम और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देंगे तो दही नहीं, योगर्ट, कर्ड आप मत बंद करो, उसमें बहुत कैल्शियम प्रोटीन है। साथ में आप रागी में भी बहुत कैल्शियम प्रोटीन होता है मैम, आप स्विच कर जाओ, मतलब मल्टीग्रेन आटे पे स्विच कर जाओ, या फिर ये जो अपना पुराना स्टाइल था मिलेट्स वगैरह खाने का, वो शुरू कर दो, कैल्शियम प्रोटीन उससे मिल जाएगा। बट डेयरी प्रोडक्ट्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं, कि ब्लोटिंग होना, लैक्टोज इंटॉलरेंस होना, फिर उसके बाद में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ जाता है बॉडी में, जो कि अगेन नेक पिगमेंटेशन, अंडर आर्म पिगमेंटेशन, इस एरिया का पिगमेंटेशन शुरू कर देता है, एक्एंथोसिस बोलते हैं उसको। तो फूड हैबिट्स तो डेफिनेटली अच्छी रखनी चाहिए एट एनी एज। और सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर मदरहुड के बाद में ना, आपको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जबकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी आप तभी जाते हो
तो उस टाइम पे उस चीज से निकलना प्लस एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीना, अगर वो टाइम आपने जी लिया तो फिर आप आगे भी फ्यूचर में यू विल बी एबल टू मेंटेन, यू विल बी अ संतूर मॉम फॉरएवर। फॉरएवर। यस मैम। हम तो संतूर सास बनने की सोच रहे हैं। मैम आप बनोगे। थैंक यू। मैं अपने लिए भी जानना चाहती हूँ। अच्छा Yes, चलिए, ma'am. मान लीजिए मेरी एज की कोई लेडी है और जी, जो ma'am. भी मेरे फेस पे आपको दिख रहा है, यस मैम। क्या क्या कराना चाहिए ट्रीटमेंट, और क्या स्किन केयर होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कुछ है राइट और मैम। यहाँ भी लाइंस आने लगी हैं, यस मुझे मैम, ऐसा यस लगता मैम। है, तो क्या होना चाहिए, एक पूरा बता दीजिए। मैम आपके जो है सबसे इम्पोर्टेंट कि मैम वेट आप कंट्रोल रखना। जी दूसरा, जो शुगर और सॉल्ट इनटेक है उसको मिनिमम कर दीजिए। जी थर्ड थिंग इज कि कोशिश करें कि 10,000 स्टेप्स डेली वॉक कर ले जाएं, जी और खाने के बाद करें तो बेस्ट है। इसके अलावा स्किन केयर रूटीन में आप मॉर्निंग में एक जेंटल क्लेंजर रखें, 50+ SPF का सनस्क्रीन रखें। सीरम्स में मैम आप हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी मॉर्निंग में, इन दोनों को ऑल्टरनेट यूज़ करिए। शाम को अगर आप मेकअप आपने यूज़ किया हुआ है तो शाम को अगेन मिसलर वाटर से द चीक एरिया मेकअप रिमूवल, आईज एंड लिप्स का विद कोकोनट ऑयल, एंड देन उसके बाद में आप रेटिनॉल हफ्ते में 3 दिन यूज़ कर सकते हैं, अच्छे ब्रांड का रेटिनॉल सिरम। साथ में आप एक आजकल पेप्टाइड सिरम्स आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। देन देर आर सर्टन न्यूरो, मतलब दीज आर कॉल्ड एज बेसिकली कॉस्मेटिक्स, न्यूरो कॉस्मेटिक्स बोलते हैं उनको। वो आप रात में लगा सकते हैं हफ्ते में 1 से 2 दिन। थोड़ा सा टिंगलिंग करते हैं बट दे ऑल्सो गिव अ वेरी गुड रिजल्ट इन, अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो जो छोटा छोटा रिंकल्स आया भी है तो वो उससे हट सकता है। देन फिर आप हाइड्रा फेशियल्स वगैरह ले सकते हैं कभी कभार, जो मेडिफेशियल्स होते हैं। एंड कभी कभी आप कोलेजन बूस्टिंग के लिए कुछ अलग से अपना PRPs या फिर हाइफो वगैरह करा सकते हैं। ओके, कोलेजन बूस्टिंग। तो हाँ। बोटॉक्स वगैरह आप नहीं? मैम जो अगेन जो मैंने बताया न्यूरो कॉस्मेटिक्स, दे कैन हेल्प यू, आई थिंक सो, कि लुकिंग एट योर फेस, बट थोड़ा सा आईज के अराउंड देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ मोर रिंकल्स प्रेजेंट, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बेबी बोटॉक्स करा सकते हो। और आईज को भी लिफ्ट करा लेते हैं कुछ लोग हाँ ना, मैम, जैसे ये हाँ ऐसे हो जाती हैं हाँ तो मैम। उसको भी दिस कराना। कैन बी डन थ्रू थ्रेड लिफ्ट ऑल्सो, थ्रू बोटॉक्स ऑल्सो, ओके, दिस कैन बी डन। तो ये क्या सर्जरी होती है इसके, इसको ऐसे ऊपर कर देने के लिए, या फिर ये चीजें हटा देने के लिए क्या? मैम सर्जरी भी एक ऑप्शन है, आजकल तो लोग सर्जरी भी करा रहे हैं, लेकिन ये इट कैन बी इम्प्रूव थ्रू बोटॉक्स एज वेल एज थ्रू थ्रेड लिफ्ट्स। अच्छा, ये देयर क्या इज होता है? मैम, देयर आर थ्रेड्स available in the market which can मतलब it's a थोड़ा सा invasive procedure है, जिसमें आप there can be lift of the cheeks, the jaw lines also, neck also, and the eyebrow lift also through threads. So this can be done at your age. This can be done. चलिए देखते हैं, जिसमें दर्द ना हो। सोचेंगे। लास्ट में मैं पूछना चाहती हूँ, 2 मेरे सवाल हैं। एक तो मेंटल हेल्थ को लेके मैं जानना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ का कितना कंट्रीब्यूशन है स्किन की प्रॉब्लम्स के साथ में, और खासकर मिडिल एज वाले लोगों के लिए। मैम जैसे मिडिल एज आती है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है, जी देन यू काइंड ऑफ बॉडी में पेन शुरू होना, स्पैजम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर फॉल, और इस तरीके का ना। मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो सबको, मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एज ओनली, 50 से मेंटल हेल्थ शुड बी टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। लाइक 13 की एज के बाद में ही ना बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में आपको बताना शुरू कर देना चाहिए कि अगर आप खुद मेंटली इमोशनली स्ट्रांग नहीं रहोगे, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, और तो एक मेंटल हेल्थ, इमोशनल क्वेश्चंट और ये सब मिलाकर आपको स्टार्टिंग से ही मेंटल हेल्थ पे अलर्ट रहना चाहिए। एंड जैसे जैसे एज होती है, हमारे जो गुड हार्मोन्स हैं वो रिलीज होना कम होने लगते हैं और बैड हार्मोन्स शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए देन अगेन एक्सरसाइज, डाइट, मेडिटेशन,
ये सब बहुत ज़रूरी है। स्लीप 6 to 8 आवर्स का स्लीप बहुत ज़रूरी है, दैट शुड बी अ साउंड स्लीप। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैम वो है टाइम से सोना, टाइम से खाना। ये 2 अच्छा। चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। गट एंड स्किन आर डायरेक्टली रिलेटेड। टाइम से सो जाएँगे तो आपको बिल्कुल भी फुल डे थकान महसूस नहीं होगी। टाइम से खाएँगे तो गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं होंगे। फेस अपने आप ग्लो करेगा। करेगा। यस। फ्यूचर क्या है स्किन का और स्किन मैम केयर का, क्योंकि इतने सारे ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं और एक न्यूरो कॉस्मेटिक्स करके एक नया टर्म आ रहा है, न्यूरो कॉस्मेटिक्स ये क्या है? मैम ये टारगेट करेगा स्किन और ब्रेन के एक्सेस को, जिसमें आपका ब्रेन भी रिलैक्स फील करेगा टॉपिकल क्रीम्स लगाकर। और स्किन तो अच्छा फील करेगी ही करेगी। स्किन विल ऑल्सो ग्रो एंड द माइंड विल ऑल्सो रिमेन इन द स्टेट ऑफ सिर्फ वो कामनेस। कोई क्रीम अप्लाई करने यस से मैम, ब्रेन को? यस मैम, उसमें शुरुआत हो चुकी है। लाइक आर्जिनिलीन, कैनाबिनॉइड्स और अश्वगंधा, सेंटेला एशियाटिका, इस तरीके के ingredients को मिला के there are certain creams coming in the market which is now going to be the next generation cosmetic routine. हाँ, ओके, yes ma'am. इंटरेस्टिंग। एंड लास्ट में मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स हैं उनमें और क्या होने वाला है? क्या आपको एक्साइटेड करता है सबसे ज़्यादा एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट कि अब अरे ये होने वाला है और ये वाली चीज़ है, या हो रहा है या शुरू हो चुका है कि ये चेंज कर देगा पूरा स्किन केयर को? मैम मुझे तो ऐसे लगता है कि अभी तक तो हम इन्वेजिव प्रोसीजर्स, थोड़े बहुत भी मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स कर रहे थे। अब जो एरा आएगा वो सिर्फ टॉपिकल में ही ना, देयर विल बी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको दिखेगा कि आपको वो मशीन्स लगेंगी कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्रीम्स वगैरह भी एक लेवल पे हेल्प करना शुरू कर देंगी अगर साइंस और स्किन दोनों मिल गए तो, न्यूरो साइंस और स्किन मिल गए तो जो एरा है। और AI is going to make the Gen Z's skintellectuals. हाँ। Gen Z's को AI धीरे धीरे skintellectuals में कन्वर्ट कर देगा। उन्हें खुद आइडिया रहेगा कि अभी तो there is a bone, तो they are confused, हाँ, most of them. But AI will help them to understand कि किस एज में क्या यूज करना है। तो डॉक्टर भी हेल्प करेंगे और AI भी हेल्प करेगा। हेल्प करेगा। तो यानी कि आपको लगता है कि स्किन केयर में या डर्मेटोलॉजिस्ट को एआई अच्छे से हेल्प करने वाला है? मैम करेगा डेफिनेटली। ये नहीं फील्ड ही कहूंगी कि ऐसा आपको पूरी सोली तरीके से AI को ही ट्रस्ट करना है, है। बट AI इज गोइंग टू गिव अ डायरेक्शन एंड अ डॉक्टर इज गोइंग टू हेल्प कि यस इफ दिस इज ट्रू देन उसे कैसे ट्रीट करना है। दिस इज इन द हैंड्स ऑफ डॉक्टर्स। लास्ट में आप जो भी बताना चाहती हैं अपनी तरफ से, और स्किन केयर हर एज के लिए अलग अलग आपने बता ही दिया है, लेकिन उसमें हर एक के लिए डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए 50s 30s 40s 50 और 60s सब में? डूज मैम, जितना स्किन मिनिमलिज्म, जितना स्किन में कम से कम चीजें आप यूज करो, दैट इज द डूज। एंड डोंट्स में आता है एक्ने आ गया, उसकी पॉपिंग करना, देन पार्लर में जाकर आज स्किन ग्लो करानी है तो कुछ गलत सलत करवा लिया, रेजर कर लिया घर पे हेयर्स को देख के, ये डोंट्स। और अगेन दैट DIYs कर लिए बिना जाने कि क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए, घर से उठाया ये हमने यूज कर लिया। डोंट्स आर दीज। देन एक मैंने जो बहुत कॉमनली देखा है, लोग हैंड्स को ना बहुत फेस पे टच करते हैं, तो दैट कॉजेस फ्रिक्शनल पिगमेंटेशन, फ्रिक्शनल एक्ने। तो मैं ये बोलूँगी कि हैंड्स बार बार आप फेस पे मत ले जाओ, इट इज़ अगेन डोंट। देन डोंट्स में आता है कि बिना जाने मार्केट में एक फिल्टर लगाकर एक अच्छी सी स्किन दिखा दी, तो उसने एक ब्रांड प्रमोट कर दिया, आप जाके मार्केट से ले आए और आपने फेस पे लगाया, पता चला सूट ही नहीं किया। तो ये दीज आर द डोंट्स, है ना। डू नॉट रन इन दैट सेम रेस जिसमें सब दौड़ रहे हैं। थोड़ा सा रिसर्च करके काम करें। और मेन को भी स्किन केयर करना चाहिए एटलीस्ट 50 वालों को, क्योंकि आजकल बच्चे तो कर रहे हैं, लड़के तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा जो स्लो है इसमें, सबसे पीछे जो है मुझे लगता है वो 50s वाले मैन है। जाने लगे हैं लेकिन करते क्या है, वो किसी ने मैनिक्योर पेडिक्योर करा लिया बस हो गया, या फिर फेस मसाज ले लिया। तो उनको क्या क्या करना चाहिए उनकी एज के लिए, आप प्लीज बताइए कि उनके भी तो चेंजेस हो रहे होंगे ना? यस मैम, हो रहे हैं, बट वो थोड़ा एक मैम जो उनका थॉट प्रोसेस है वो अभी भी वही बैक है कि मतलब
जैसे हमारे दादा बाबा ने कुछ नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं है। द थिंग्स आर चेंजिंग, एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, फूड इज चेंजिंग, सो आपको स्किन केयर भी चेंज करना पड़ेगा। सो मेंस को सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, देन एटलीस्ट ओरल कोलैजन सप्लीमेंट्स या जो ओरल सप्लीमेंट्स हैं, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, B12, फोलिक एसिड, ये सब अपना देखें कि ये ठीक है कि नहीं बॉडी में। और बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ बस बैरियर रिपेयर के लिए, स्किन बैरियर रिपेयर के लिए कुछ अच्छे लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर लें, जेंटल क्लेंजर यूज़ कर लें, सनस्क्रीन यूज़ कर लें, काफ़ी है। कभी एक कई लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होती है कि वो हाइजीन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छे से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगता है कि हमें स्मेल अच्छी नहीं आ रही है स्किन से। तो क्या ये और खासकर ये मैंने देखा है कि 50s में जाके मेंस को ज़्यादा ये आती है, मेन को ज़्यादा आती है कि अरे मतलब स्मेली एक अलग तरीके का जो, तो वो क्यों होता है? क्या वो स्किन का ही कोई चीज़ है? मैम बॉडी ऑर्डर, बिकॉज उस वक्त अगेन देर आर द ग्लैंड्स आर अगेन चेंजिंग, तो एक ऑर्डर है जो आती है, तो उसमें अगेन मैं बोलती हूँ कि जेंटल बॉडी वॉशेस, जेंटल शैम्पूज करना चाहिए यूज। ऐसा नहीं है कि आप एक्चुअली वो सोप यूज ही नहीं करते हैं, दैट वाई देयर दैट स्मेल कम्स। तो सोप डेफिनेटली जो अल्कलाइन सोप्स हैं वो तो मैं बिल्कुल बिग नो फॉर दैट, लेकिन हाँ कुछ अच्छे सोप्स हैं, कुछ अच्छे ब्रांड्स के सोप्स हैं या बॉडी वॉशेस हैं, वो तो ओल्ड एज में भी यूज़ करने चाहिए। शैम्पू, जेंटल शैम्पू ओल्ड एज में भी यूज़ करना चाहिए। अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो ऑर्डर नहीं आएगा। नहीं आएगा। यस मैम। तो बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर शिवांगी, बहुत थैंक यू मज़ा मैम, आया मुझे भी। आपके साथ बात कर कर। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो मतलब मेरी अपनी ये हो गई है कि मुझे लगता था ट्रीटमेंट तो कोई भी नहीं कराना चाहिए, क्यों ही कराना है, ठीक है जिसकी ज़रूरत है, जिसका प्रोफेशन है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मैं स्टार्ट करने वाली थोड़ा यस हूँ। मैम, अच्छा लगेगा। यस मैम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका, यू मैम, थैंक यू आपने सो मच। आए और इतनी सारी जानकारी हमें दी। मुझे भी थैंक बहुत यू। अच्छा लगा मैम, अच्छा लगा थैंक यू। आपको? यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। मैंने पिछली बार से सीख लिया है ये रोहित जी से, तो मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा करें। अगर आपको अच्छे लगते हैं हमारे वीडियोस तो आप प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप हमें दोबारा से फिर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। शुक्रिया।